बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 5 का जो ग्रामर का टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड फ्रेज, हमने पढ़ा था और उसकी ब्लैंक्स को फिल किया था। सो आज हम लोग जो है यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके बाद यूनिट 5 एंड हो जाएगा और ये टॉपिक है राइटिंग अ पैराग्राफ। इसे आप पैराग्राफ भी कह सकते हैं, समरी राइटिंग भी कह सकते हैं। समरी राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि बुक में आपको पैराग्राफ गिवन था इसीलिए मैं आपको पैराग्राफ के हवाले से ही गाइड करूँगी कि आपने पैराग्राफ कैसे लिखना है। लेकिन मैं साथ ही आपको थोड़ा सा जो है समरी राइटिंग के हवाले से भी बता दूँगी। समरी का मतलब यही होता है कि आपने एक पूरी यूनिट को रीड किया है, फिर आप उसमें यूनिट में क्या था क्या नहीं था ये आप अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कर देंगे। ये आपकी समरी होती है, यानी कि मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो आप कट कर देंगे। तो इसमें भी हम वही करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि समरी और पैराग्राफ काफ़ी हद तक ये सेम ही प्रोसीजर से बन रहे हैं। अब अगर बुक की बात करें तो यहाँ देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द पोम यू हैव जस्ट रीड, अप्लाई पंचुएशन एंड कैपिटलाइज इनिशियल लेटर्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है पोएम के बारे में जो कि आपने जस्ट अभी पढ़ी है, और पंचुएशन और कैपिटलाइज जो करना है लेटर्स को, इनिशियल लेटर्स या प्रॉपर नाउन्स को, उनका भी ख्याल रखिएगा। अब ये वाली पोएम तो है जो वो हम लोगों ने रीड नहीं की, ठीक है, इस चैप्टर की रीडिंग हमने नहीं की, एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको जो यूनिट 1 की रीडिंग करवाई थी वो बहुत ब्रीफ मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी इस पोम की। तो आप उस पोम का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, फ़र्स्ट पैराग्राफ। बाकी आगे मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए काम दे दूँगी, लेकिन फ़र्स्ट पैराग्राफ आप यूनिट 1 की पोम को देखकर भी लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ लिखना कैसे है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक हैमबर्गर पैराग्राफ की। बर्गर जो होता है, पैराग्राफ को भी हम उसी तरीके से लिख रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक बर्गर का और पैराग्राफ का लिंक बनाया है हमने। देखें, बर्गर में क्या होता है कि सबसे पहला जो होता है, एक ऊपर बन आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो उसका बन होता है, तो वो हमारे पास पैराग्राफ में कहलाता है टॉपिक सेंटेंस। The topic sentence introduces the reader to the topic of your paragraph. Try to make it exciting. जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं पढ़ने वाले को अपने पैराग्राफ के टॉपिक के हवाले से। इसे जितना हो सकता है एक्साइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए। अ टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होता है सेंटेंस के, यानी कि मेन आइडिया को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अ टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी अबाउट समथिंग यू कैन प्रूव, एक्सप्लेन और शो थ्रू योर डिस्क्रिप्शन। टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि ये जाहिर कर रहा होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप या तो साबित कर सकते हैं या समझा सकते हैं या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बयान कर सकते हैं। यानी कि जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप स्टार्ट लेंगे पहले तो वो एक्साइटिंग होना चाहिए, कि ताकि पहली लाइन पढ़ कर ही रीडर जो हो वो उसे ऐसे ना कहे कि मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है। आपका टॉपिक सेंटेंस, आपका फर्स्ट सेंटेंस ही ऐसा होना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को उसको देखकर ही अट्रैक्शन हो और वो उसे पढ़ने की कोशिश करे। बी श्योर टू ऐड डिलीशियस डिटेल्स, जिसे हम एलोब्रेशन कहेंगे। अब आपने इसमें डिटेल्स, मज़ेदार डिटेल्स का भी ख्याल रखना है। अ गुड पैराग्राफ इंक्लूड्स डिटेल्स दैट डिस्क्राइब और टेल अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। अब आपने टॉपिक सेंटेंस दे दिया, यानी कि टाइटल कह लें, उसको नाम दे दिया आपने, पैराग्राफ को स्टार्ट भी ले लिया आपने एक लाइन का। आपने एक गुड पैराग्राफ जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसमें ये डिटेल्स शामिल होती हैं जो कि तमाम चीज़ों को टॉपिक सेंटेंस के हवाले से बयान कर रही हों। द डिटेल्स मस्ट स्टिक टू द टॉपिक, लेकिन डिटेल्स का ताल्लुक टॉपिक से होना चाहिए। डिटेल्स शुड बी डिलीशियस और इंटरेस्टिंग। व्हेन यू राइट अ हैमबर्गर पैराग्राफ, कंपेयर योर डिटेल्स टू ऑल ऑफ द यमी पार्ट्स ऑफ अ हैमबर्गर सच एज
अब आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी डिटेल्स लिखनी है वो मज़ेदार और दिलचस्प होनी चाहिए। जब आप एक हैम बर्गर पैराग्राफ लिखते हैं, अब ये आपने हैम बर्गर के हवाले से पैराग्राफ नहीं लिखना, लेकिन इस जैसे ही लिखना है। कंपेयर योर डिटेल्स, अब आप अपनी तमाम डिटेल्स को कंपेयर करेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि हम हैम बर्गर में यूज़ करते हैं। उसमें आ जाता है लेट्यूस, केचप एंड मस्टर्ड, पिकल्स और चीज़। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई। द फर्स्ट डिटेल क्या होती है? लेट्यूस, यानी कि जो हम सैलेड लीव्स रख रहे होते हैं। शुड नॉट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, नीड्स टू फॉलो डायरेक्टली आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, नीड्स टू बी फुल ऑफ गुड लेट्यूसी डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस भी हमें मिल जाएगा और हमें फर्स्ट डिटेल भी हमारी मिल जाएगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो टॉपिक सेंटेंस के बाद आती है, लेकिन इसमें आपने डिटेल जो है वो टॉपिक के हवाले से देनी होती है, जैसे हम लिट्यूसी डिटेल भी कहते हैं। अब आपने पहली लाइन जो टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा पैराग्राफ में, वो आपने लिखा देयर आर मैनी रीजंस दैट आई लव टू टीच। यह हमारा टॉपिक सेंटेंस था। मतलब इसमें हमने बयान कर दिया कि एक्चुअली हम लिख किस बारे में, यानी कि किस बारे में लिखने जा रहे हैं, वो हमने बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टू टीच बिकॉज आई लव बीइंग एट स्कूल। ये क्या आ गई? इसकी लिटरेसी डिटेल्स आ गई कि सबसे पहले मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे स्कूल में जाना बहुत पसंद है। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आप वर्ड्स ये वाले यूज़ करके और फिर आप अपने पैराग्राफ में डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट डिटेल हमारे पास आ गई जिसे हमने नाम दिया लिटरेसी डिटेल का। सेकंड, टोमेटो डिटेल। अब बर्गर में दूसरी चीज़ टोमेटो आ गई तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर भी। स्टिल शुड नॉट बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल। अगेन ये बहुत ज़रूरी डिटेल नहीं है, लेकिन नीड्स टू फॉलो डायरेक्टली आफ्टर द लिट्यूस सेंटेंस। अब ये जो आएगी ये डायरेक्टली आएगी लिट्यूस सेंटेंस के फ़ौरन बाद। नीड्स टू बी फुल ऑफ गुड जूसी डिटेल्स। अब इसमें तमाम जूसी डिटेल्स आ जाएंगी हमारी, यानी कि अच्छी कोई मज़ेदार लाइन हम यहाँ लिखेंगे। अब अनदर रीज़न आई लव टीचिंग इज़ दैट द डेज़ गो बाय क्विकली। दूसरी वजह मेरी पढ़ाने की ये है कि दिन जल्दी गुजर जाता है। सो ये एक दूसरी डिटेल आ गई, यानी कि एक टॉपिक हमने दिया था आई लव टू टीच, अब हम 1 बाय 1 बताते जा रहे हैं दैट वाई आई लव टू टीच। ठीक है। थर्ड डिटेल, चीज़। अब स्टिल नॉट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नीड्स टू स्टार्ट डिफरेंटली दैन अदर सेंटेंसेस। अब यहाँ हम इसे क्या करेंगे कि उसमें हम फर्स्ट और अनदर करके लिख रहे थे, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। नीड्स टू बी फुल ऑफ गुड चीज़ी डिटेल्स। इसमें चीज़ी डिटेल्स हमने देनी है। अब इसमें चीज़ का जिक्र नहीं करना, लेकिन डिटेल्स चीज़ी देनी है, अच्छी देनी है। सो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। A third reason I love to teach is because I love seeing a student understand something new. अब यहाँ उन्होंने थोड़ी अलग बात कर दी, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है क्योंकि दिन जल्दी गुजर जाता है। एक डिफरेंट रीज़न आ गया यहाँ पर कि मुझे बहुत पढ़ाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं ये देखकर बहुत खुश होती हूँ कि बच्चे मेरे समझाने पर नई चीज़ें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। द लास्ट डिटेल, मीट। The most important detail should start differently than most of the other sentences. Needs to be full of good meaty details. यहाँ पर उन्होंने देखे इंग्रेडिएंट्स के हवाले से एग्जाम्पल ज़रूर दी है, लेकिन ये आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ से कि आप किस तरीके से इसी तरह अपने पैराग्राफ में डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास जो आ गई डिटेल वो है फाइनली आई लव टू टीच बिकॉज आई लव टू बी अराउंड किड्स। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के इर्द गिर्द रहना, इसीलिए मुझे पढ़ाना पसंद है। सो ये जो है हमारे पास लास्ट डिटेल समझ लें कि आ गई है, हमारी एंडिंग आ गई है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया था। आप जब कोई लेंदी पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि लंबा पैराग्राफ लिखेंगे या अलग एक पैराग्राफ, तो आप यूँ ही लिखेंगे, ठीक है।
सो आप उसमें क्या करेंगे, आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। जब आप 1 पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, तो फिर आप उसे इसी तरीके से लिखते हैं। हाँ, अगर आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो वो आपकी नरेटिव राइटिंग में चली जाती है, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में आप यही करेंगे कि आप इसी तरीके से 1 बाय 1 डिटेल्स को बताते जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते हैं। टू मच डिटेल। How would a hamburger taste if it had ketchup, mustard, mayonnaise, pickle, lettuce, tomatoes, barbecue sauce, Swiss cheese, spicy cheese and olives on top? Too much, right? अगर एक हैमबर्गर में मैं ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दूँ तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट उसका अजीब सा हो जाएगा, बदज़ायका हो जाएगा। A writer can add too much detail to a paragraph as well. If your paragraph seems to be forever long, you will eventually lose the interest of your reader. एक राइटर बहुत सारी डिटेल्स पैराग्राफ में डाल सकता है अगर आपका पैराग्राफ हमेशा लंबा होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप रीडर का इंटरेस्ट खो देते हैं, यानी कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, साइमन इज़ माई यूनिक किटन whose favorite thing to do is bug me. I bought him at a pet store over the summer. He is really cute and fun to play with. Simon is grey and white. His nose is black instead of pink. All day long he follows me around and chases after my feet. Sometimes I wish that Simon would just take a nap. He likes to spend time on the back of the couch licking my hair. I feed Simon Friskies kitten chow. He really likes it. Simon likes to sit by my feet and rub against them when I am trying to watch TV or do my homework. He is so silly. I sure do love Simon even if he likes to bug me. अब यहाँ पर एक किटन के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं, अगर इसमें से हम ये चीज़ें कट कर दें, लाइक अबाउट हिम कहाँ से ख़रीदा, ये कट हो जाए, वो क्यूट है, फ़न टू प्ले विद है, ठीक है, लेकिन वो क्या क्या करता है हमने ये बता दिया। आई लाइक टू स्पेंड टाइम वाली लाइन हमने लेने दी, और उसे लिख कर रब करना मेरे पाँव को बहुत अच्छा लगता है, हमने मतलब मेन हमने डिटेल्स दे दी। टॉपिक सेंटेंस दिया हमने, टॉपिक सेंटेंस के बाद लेट्यूस दे दिया, टोमेटो दे दिया, और उसके बाद हमारे पास आ गया आई थिंक मीट था, टोमेटो, लेट्यूस, मीट, आई थिंक चीज़ था, चीज़ और फिर मीट, ठीक है। सो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। Just write detail. My favorite school lunch. A good 4th grade paragraph should be 5 to 6 sentences long. तो आपका एक पैराग्राफ जो अच्छा पैराग्राफ है वो 5 से 6 जुमलों पर डिपेंड करना चाहिए। A favorite school lunch is chicken nuggets with mashed potatoes. ये टॉपिक सेंटेंस है। I enjoy this lunch so much because it tastes like mom's home cooking. I also love being able to smell the yummy nuggets hours before it's even lunch time. ये लेट्यूस और टोमेटो आ गए। आई कैन जस्ट फील द क्रीमी मैश्ड पोटैटोज एंड ग्रेवी एज ए स्लाइड डाउन माई थ्रोट। ये हमारे पास आ गया चीज़। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट चिकन नगेट डे एंड दिस इज़ मीट। हमारा पैराग्राफ एंड हो जाएगा। लेट्स रिव्यू। सो फार वी हैव लर्न दैट अ हैमबर्गर पैराग्राफ नीड्स अ टॉप बन और टॉपिक सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस शुड इंट्रोड्यूस द रीडर टू योर टॉपिक. We also learned that paragraph contain supporting details that tell more about the topic sentence. These main points and details can be compared to the ingredients of a hamburger, such as the hamburger patty, cheese, ketchup और pickles. इसी वीडियो में हमने पहले पढ़ा है कि हम हैमबर्गर पैराग्राफ में टॉप बन को टॉपिक सेंटेंस के हवाले से यूज़ करते हैं, जो कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है रीडर से। हमने ये भी पढ़ा कि पैराग्राफ में कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो कि हमें टॉपिक सेंटेंस के बारे में बता रही होती हैं। ये मेन पॉइंट्स और डिटेल्स हम इंग्रेडिएंट्स से हैमबर्गर के कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हैमबर्गर पैटी, चीज़, केचप और पिकल। बट व्हाट्स मिसिंग, लेकिन अभी भी है जो एक चीज़ जो मिसिंग है, दैट इज़ बॉटम बन, यानी कि हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस। The bottom bun of a hamburger helps hold all of the ingredients together. Bottom bun जो है वो तमाम ingredients को एक साथ पकड़ने में मदद देता है। It works with the top bun to keep the patty, cheese and ketchup from falling on the floor.
ये मदद करता है ताकि तमाम पैटी चीज़, केचप, ये सारी चीज़ें फ्लोर पर नीचे ना गिर सकें। लाइक क्लिंचर समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड लेट्स द रीडर नो द पैराग्राफ इज फिनिश्ड। द क्लिंचर कैन बी अ रीस्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, अ क्वेश्चन, एन अम्यूजिंग थॉट और अ क्लेवर इंसाइट। क्लिंचर्स यानी कि जो हम एंडिंग करते हैं पैराग्राफ की, वो मेन आइडिया को, जो एंडिंग कंक्लूजन होती है हमारी, उसमें हम मेन आइडिया को समराइज़ करते हैं और पढ़ने वाले को यानी कि रीडर को ये समझ आने लग जाती है कि पैराग्राफ यहाँ पर फिनिश हो गया है। क्लिंचर रीस्टेटमेंट भी हो सकती है टॉपिक सेंटेंस की, कोई सवाल भी हो सकता है या कोई ख़याल भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है जो कि हम एंड में कोट करके कह सकते हैं। सो यहाँ हमने लिखा है लास्ट में, दीज आर जस्ट अ फ्यू रीजन्स आई लव टू टीच। सो ये हमारे पास एंडिंग आ गई कि ये कुछ रीजन्स हैं जो मुझे टीचिंग करना, मतलब जिसकी वजह से मुझे टीचिंग पसंद है। द टॉप वन इज़ योर टॉपिक सेंटेंस। द sentences that come next are your supporting detail. They are like the lettuce, tomato, hamburger patty in the middle. Holding everything together is the bottom one of the hamburger. It is a concluding sentence. तो ये आपकी तमाम डिटेल्स हैं। टॉपिक सेंटेंस जो कि आपका टॉप वन हो गया, सपोर्टिंग डिटेल्स जो कि आपकी लिट्यूस, टोमेटो, हैमबर्गर पैटी और चीज़ हो गए, और लास्ट यानी कि जो बन हमारा होता है वो हमारा होता है concluding sentence. Now you know exactly what it takes to cook up a delicious hamburger paragraph. अब आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा है पैराग्राफ लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आप पोएम रीड करके आपने पैराग्राफ लिखना है। सो यहाँ पर मैंने एक पोएम दी है। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ till I am dry, hands to wipe, and fingers and toes, and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I had take if I were a dog and could shake. So ये हमारी आफ्टर अ बाथ पोम है, जिसमें कहा जा रहा है कि आफ्टर बाथ यानी कि नहाने के बाद आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ, मैं ख़ुद को सुखाने की कोशिश करता हूँ जब तक मैं खुश्क नहीं हो जाता। हाथ साफ़ करता हूँ, फिंगर्स, टोज़, अपनी लेग्स, शाइनी नोज़। अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता ख़ुद को ड्राई करने में। मैं सिर्फ शेक करता और मैं ड्राई हो जाता। अब यहाँ देखें, ये हमने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। हेयर द कैरेक्टर ऑफ द पोम इज़ अ किड। अब जाहिर सी बात है ये बातें कोई बंदा नहीं कर रहा होगा, एक बच्चा कर रहा होगा। सो यहाँ हमने कहा कि कैरेक्टर कौन है पोम का, एक बच्चा है। हु टॉक्स अबाउट व्हाट ही शी डज़ आफ्टर अ बाथ, जो कि ये बता रहा है कि वो नहाने के बाद जो भी है, ही और शी जो भी है, वो क्या करता है। हाउ ही शी नीड्स टू वाइप आउट द वाटर फ्रॉम हर हैंड्स, फिंगर, टोज़, लेग्स, नोज़, और वो कैसे अपनी उंगलियां, टोज़, लेग्स, नोज़, ये सारा कुछ ड्राई करता है, पानी सुखाता है इन सब से। द किड देन एक्सप्रेसेस द कॉमन एक्सप्रेशन विद द डॉग, और फिर जो है उस बच्चे ने अपना एक कॉमन कंपैरिजन किया डॉग से और ये कहा कि अगर मैं डॉग होता तो मैं सिर्फ शेक करके तमाम पानी को उतार सकता था। इट वुड हैव बीन ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा आसान होता और वक्त भी कम लगता। The short lines of the poem after a bath show the simplicity of a child's mind. जो पोम की छोटी लाइंस हैं वो बच्चे के सादगी को जाहिर कर रही हैं। The child's innocence in comparing a human's and a dog's routine after taking a bath. और बच्चे की मासूमियत ये है कि वो नहाने के बाद एक इंसान की और डॉग की कंपैरिजन को शो कर रहा है। Class 1 rhymes are meant to express a child's emotion to the other one. क्लास 1 की राइम्स जो होती हैं वो दूसरों से किसी भी बच्चे के इमोशंस को जाहिर कर रही होती हैं, और ये दिस पोम डज़ दैट फ्लॉलेसली, और ये पोम जो है ये काम बेहतरीन तरीके से कर रही है। किसी भी पोम का पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो ये होती है
कि आपको पोम अच्छे से समझ में आई हुई होनी चाहिए। आप कोई भी एक पोम लेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझकर आपने उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखना है कि उस पोम में क्या दिया था। यानी कि आपने उस पोएम को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने जो समझा है, जो आपको समझ में आया है, वो आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ एंड करते हैं, और जो इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।